नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुलियन मीटर में। मैं हूं विपुल सिंह। बुलियन मीटर में आज हम खास तौर से बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ की। दरअसल गोल्ड की तेजी के साथ एक और जहां गोल्ड के ग्लोबल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदार बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय गोल्ड ईटीएफ ने मार्च के महीने में सोने की बिकवाली की है। ऐसे में गोल्ड के निवेशक क्या रणनीति अपनाएं, इसी पर बात करेंगे आज विस्तार पूर्वक। और इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान यूटीआई एएमसी के फंड मैनेजर श्रवण कुमार गोयल जी। श्रवण सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद विपुल जी। सर, पहला सवाल तो यही होगा सर कि ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ जो है वो लगातार सोने में अपनी खरीदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। उनकी होल्डिंग 22 महीने के अब ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर गोल्ड ईटीएफ की बढ़ती होल्डिंग अभी क्या संकेत दे रही है आपको? जी, अगर गोल्ड ईटीएफ का जो रोल होता है वो गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करना होता है। सो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न्स इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद जो भी इंडियन रेट्स है लगभग उसके आसपास का रिटर्न देता है। हमको समझने की जरूरत है कि रोल जो है गोल्ड का वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जब भी इक्विटी मार्केट इन्वायरमेंट खराब होता है, ग्लोबली मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो जब भी खराब होते हैं, वैसे टाइम पे गोल्ड का रोल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लास्ट 2-3 मार्केट सेल ऑफ इवेंट देखें, जैसे 2008-9 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद 2020 में कोविड पेंडेमिक हुआ, और रिसेंट मार्केट बिकॉज ऑफ इन द सेंस टैरिफ रिलेटेड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन में भी हमने देखा कि जनरली इक्विटी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। तो जब जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के टाइम पे गोल्ड का परफॉर्मेंस ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। जो गोल्ड का मेजर रोल है पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है, और उसके साथ साथ जो गोल्ड है आपको करेंसी डेप्रिसिएशन के साथ साथ जो इन्फ्लेशन हेज है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। जनरली गोल्ड का जो रिटर्न्स है वो स्टडी नहीं होता है। अगर आप लास्ट 20-30-40 साल का रिटर्न देखें गोल्ड का, तो नॉर्मली 10 साल के पीरियड में 2-3 साल गोल्ड के लिए काफी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और उसके बाद गोल्ड साइडवेज भी चला जाता है काफी टाइम पे। तो जो अपने को समझने की जरूरत है कि हर एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में सर्टेन प्रोपोर्शन गोल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, इन्वेस्टर के लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि 10 से 20-25% के बीच में गोल्ड हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। जी, लेकिन सर अभी हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम रहा उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है गोल्ड के अंदर। मतलब ठीक है, एक टाइम तो हमने देखा ऑल टाइम हाई देखने को मिला, लेकिन जब से ये टैरिफ का जिक्र, टैरिफ की चर्चा जुड़नी शुरू हुई, तब हम देख रहे थे इक्विटी भी गिर रही थी, क्रूड भी गिर रहा था, गोल्ड भी गिर रहा था। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। कल जैसे टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से मतलब अनयूजुअल जंप जो है, बहुत कम इस तरह की तेज़ी गोल्ड में देखने को मिल रही है। तो इतनी वॉलेटिलिटी जब गोल्ड में देखने को मिले तो क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर? जैसे कि मैंने बताया कि आप पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के रूप में आप गोल्ड को देखें, बिकॉज कौन सा असेट क्लास कौन से टाइम पीरियड में कितना रिटर्न देगा वो एंटिसिपेट करना हमेशा बहुत डिफिकल्ट है। तो वैसे टाइम पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें, डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट एसेट क्लास आपको अच्छा रिटर्न देगा, सो उससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है लॉन्ग टर्म में काफी स्टडी रिटर्न देता है। जनरली जो गोल्ड का अगर हम देखें, एक्सट्रीम जब भी मार्केट इन्वायरमेंट होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क एनवायरनमेंट हो, ग्लोबल रिसेशन हो, और इक्विटी मार्केट में जब जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है या गिरावट आती है, वैसे टाइम पे उस पीरियड में गोल्ड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। कभी कभी जब इनिशियल सेल ऑफ होता है इक्विटी मार्केट इन्वायरमेंट में, रिसेशन रिस्क होता है, वैसे टाइम पे इक्विटी मार्केट के साथ साथ जो प्रीशियस मेटल्स है और क्रूड और दूसरे मेटल्स हैं उनमें भी गिरावट आती है। जैसे कि हमने लास्ट 1 वीक और सो देखा, जब टैरिफ रिलेटेड रिस्क इमर्ज हुआ, वैसे टाइम पे सब असेट क्लास ही इनिशियली नेगेटिव रिएक्ट किए, बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ है वो कम होने की उम्मीद है ये टैरिफ वॉर से। ऐसा माना जाता है कि अगर यूएस में रिसेशन हुआ तो उसका ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ पे भी काफी इंपैक्ट आएगा। वैसे टाइम पे जनरली वॉलेटिलिटी जो है असेट क्लासेस में काफी बढ़ जाता है। सो जनरली नियर टर्म जो है एंटिसिपेट करना किसी भी एसेट क्लास के लिए काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर हम लास्ट 1 ईयर का बात करें तो गोल्ड का काफी अच्छा रन रहा है। लगभग 40% के आसपास गोल्ड ने लास्ट 1 साल में रिटर्न दिया है। तो इतना ज्यादा तेजी होने के बाद लाजमी है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है गोल्ड में। ठीक है सर, इस वॉलेटिलिटी पे दोबारा आएंगे हम, लेकिन आज की जो हमारी थीम है ईटीएफ, उस पर वापस लौटते हैं। तो हम अब अगला सवाल ये है सर कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ सोने में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं,
वहीं भारतीय गोल्ड ईटीएफ अब सोना बेचने लगे हैं। मार्च में हमने देखा कि ये नेट नेट बिकवाल रहे हैं। ये उल्टी चाल क्यों देखने को मिल रही है? प्रॉफिट बुकिंग है या कोई और रीज़न आप देख रहे हैं? अगर हम देखें तो इंडियंस का लव टुवर्ड्स गोल्ड वो हमेशा जाना जाता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो एज पर एचएसबीसी ग्लोबल रिपोर्ट, इंडियन इन्वेस्टर्स के पास, इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 25,000 टन गोल्ड है, जो कि टॉप 10 ग्लोबल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है, उनके एग्रीगेट होल्डिंग से भी ज़्यादा है। सो जनरली ट्रेडिशनली इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, बट लास्ट 5-10 साल में हमने देखा कि जो इन्वेस्टर्स का रुझान है, हाउस होल्ड और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान है, वो ईटीएफ की तरफ बढ़ा है। इसके 2-3 पहलू हैं जो हमको समझने की जरूरत है। सबसे पहले है कि गोल्ड ईटीएफ है, उसमें आपको प्योरिटी रिस्क नहीं होता है। जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं सो प्योरिटी रिलेटेड रिस्क रहता है। उसके साथ साथ लिक्विडिटी का भी एक बड़ा चैलेंज होता है जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं, बिकॉज बाइंग और सेलिंग प्राइस जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, तो वो आपको लिक्विडिटी का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है फिजिकल गोल्ड में। जबकि अगर आप गोल्ड ईटीएफ बाई करते हैं तो आपको लिक्विडिटी रिलेटेड चैलेंजेस नहीं आते हैं। अगर हम देखें लास्ट 18 साल का लगभग गोल्ड ईटीएफ में इंडिया में ट्रेंड रहा है। 2007 में हमने, यूटीआई ने भी 2007 में अपना गोल्ड ईटीएफ लॉन्च किया, तो करीब करीब 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसमें 18 साल में गोल्ड ईटीएफ ने लगभग 12% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। सो ये हमको समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है गोल्ड का काफी अच्छा है, बट इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहने की उम्मीद रहती है। सो अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि जो इंक्लिनेशन है इन्वेस्टर्स का ईटीएफ की तरफ काफी बड़ा है। जैसे मैंने बताया, प्योरिटी, लिक्विडिटी, ये सब बेनिफिट है गोल्ड ईटीएफ के। उसके साथ साथ टैक्सेशन का भी एडवांटेज है। अगर कोई भी इन्वेस्टर 1 साल से ज्यादा गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन में आ जाता है, जो 12.5% है। जब भी आप फिजिकल गोल्ड बाई करते हैं तो वो 2 साल का टाइम होराइजन होता है। सो वो भी एक एडवांटेज है। और जब भी आप गोल्ड ईटीएफ में बाई करते हैं तो आपको जीएसटी रिलेटेड एडिशनल कॉस्ट नहीं आता है, जबकि फिजिकल गोल्ड जब भी आप बाई और सेल करते हैं तो आपको 3% जीएसटी का भी एडिशनल इंपैक्ट आता है। तो ये सब चैलेंजेस फिजिकल गोल्ड में, ये सब चैलेंजेस की वजह से जो इंक्लिनेशन है ईटीएफ के थ्रू काफी बड़ा है। सो अभी भी जो ओवरऑल, जैसे मैंने बताया कि 25,000 टन है गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड के पास, सो उसके मुकाबले में ईटीएफ का एयूएम करीब करीब 55,000 करोड़, जो कि काफी छोटा है। बट लास्ट 2-3-4 साल में हमने देखा कि काफी रुझान ईटीएफ की तरफ बढ़ा है, ये सब बेनिफिट होने की वजह से। और जनरली जो हाउस होल्ड है उसमें भी नॉर्मली हमने देखा कि लार्जर फैमिलीज की वजह से, लार्जर फैमिली के बजाय छोटे फैमिलीज की तरफ रुझान बढ़ा है। तो वैसे टाइम पे जनरली लोग सेफ्टी रिलेटेड, स्टोरेज कॉस्ट, वो सब भी संभालना काफी डिफिकल्ट होता है, इसलिए भी गोल्ड ईटीएफ की तरफ रुझान बढ़ा है। ठीक सर। सर, अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसका फोकस कहाँ होना चाहिए? क्या उसे गोल्ड ईटीएफ को फॉलो करना चाहिए या फिर इंडियन गोल्ड ईटीएफ है उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें पैसे लगाने चाहिए? सो जनरली जैसे मैंने बताया कि गोल्ड ईटीएफ का जो प्राइस है वो लगभग जो इंडियन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद जो प्राइस होता है, ड्यूटीज वगैरह ऐड करने के बाद, लगभग उसको ट्रैक करता है। जनरली जब भी हम ईटीएफ का बात करते हैं तो फंड मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपका रिटर्न जो है ईटीएफ में, अंडरलाइंग एसेट क्लास, इसके केस में गोल्ड है, सो उसके आसपास का रिटर्न आए। तो लगभग रिटर्न जो है आपको लॉन्ग टर्म में जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है उसके आसपास का रिटर्न आए। अगर मैं आपको लास्ट 25 ईयर्स का इक्विटी और गोल्ड रिटर्न के बारे में कंपैरिजन बताऊं तो लगभग दोनों एसेट क्लास ने 13% एनुअलाइज रिटर्न दिया है, इक्विटी और गोल्ड दोनों ही एसेट क्लास में। बट दोनों के बीच में कोरिलेशन जो है काफी नेगेटिव है, बिकॉज जनरली गोल्ड है वो एक सेफ हेवन की तरफ देखा जाता है। तो जब जब इक्विटी मार्केट काफी खराब दौर से गुजरते हैं वैसे टाइम पे गोल्ड का रिटर्न अच्छा रहता है। सो जो नेगेटिव कोरिलेशन का एडवांटेज ये रहता है कि आपको स्टडी रिटर्न मिलता है, अदरवाइज दोनों ही एसेट क्लास ने लगभग सेम रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म। अब सर सवाल ये उठता है कि अगर रिटर्न अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो अगर पैसे लगाने का मन बना लिया है तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से ऑप्शन ज़्यादा बेटर हैं? क्या गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छा रहता है, या फिर फ्यूचर में बाय करें, या फिर डिजिटल गोल्ड को बाय करें, या फिर फिजिकल गोल्ड या फिर स्पॉट में ख़रीदना ज़्यादा सही रहेगा? आप इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को ख़ास तौर से क्या सजेशन दे रहे हैं? सो मेरा मानना है कि आपके पास जो फिजिकल गोल्ड के अलावा 2-3 और ऑप्शंस हैं, गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड और डिजिटल गोल्ड। सो जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है वो गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करते हैं लॉन्ग टर्म में। और जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, सो आपको कोई भी एलिमेंट ऑफ रिस्क वो सब नहीं होता है म्यूचुअल फंड में।
बिकॉज गोल्ड ईटीएफ जो है दैट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड। जब भी आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड फिजिकल गोल्ड परचेज करके हम स्टोरेज भी करते हैं गोल्ड को। सो वो एक एडवांटेज है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में एक मेजर डिफरेंस है कि आप कैसे इन्वेस्ट करें। ईटीएफ जो है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे कि स्टॉक्स और शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड होते हैं वैसे ही गोल्ड ईटीएफ भी ट्रेड होता है। तो आप एनएसई बीएसई एक्सचेंज के द्वारा ईटीएफ परचेज कर सकते हैं, जबकि गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड है वो गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। सो गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड लगभग म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जैसा ही होता है, जबकि ईटीएफ स्टॉक्स के जैसा आता है। तो जो लगभग दोनों का रिटर्न प्रोफाइल मोर और लेस सिमिलर होता है, बट जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। ईटीएफ स्टॉक्स के जैसे होता है, जबकि फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड के जैसे होता है। जब भी आप फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एसआईपी के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंथली एसआईपी, वीकली एसआईपी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि ईटीएफ में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको फिजिकली जाके गोल्ड सेकेंडरी मार्केट में परचेज करना पड़ेगा। तो ये दो मूलभूत डिफरेंस है ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड। अब सर जरा आउटलुक को लेकर के आपके पास आना चाहेंगे, और ख़ास तौर से करंट सिनेरियो में जिसमें कि हम काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, बात सही है आपकी कि गोल्ड में जो है लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली है। क्या यहाँ से एक करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर आपको लगता है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है ख़ासतौर से यूएस में जो कुछ हो रहा है, ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं, क्या एक प्रॉफिट बुकिंग, एक तेज़ गिरावट आ सकती है, या आपको लगता है कि अभी जो तेज़ी है वो कंटिन्यू रहेगी? क्या आउटलुक आप देख रहे हैं इस समय गोल्ड को लेकर के? सो टैरिफ वॉर का रिस्क बढ़ने से जनरली यूएस में रिसेशन रिस्क जो है वो उसका प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गया है। जो 20% जो प्रोबेबिलिटी हम मान रहे थे रिसेशन का यूएस में, वो बढ़ के 30-35% के आसपास हो गया है। और जब जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है वैसे टाइम पे गोल्ड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है। सो वो जानने से आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियर टर्म ओरिएंटेशन मैं इसलिए आपको थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलूंगा बिकॉज गोल्ड में लगभग 40% का रैली ऑलरेडी एक साल में आ गया है। सो यहाँ से वॉलेटिलिटी रहने का उम्मीद है, तो इसलिए आपको थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से के द्वारा ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के रूप में आपको गोल्ड को देखना चाहिए, बिकॉज कोई भी एसेट क्लास को नियर टर्म में प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का व्यू देना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है काफी डायनामिक है, और वैसे दौरान जनरली शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन और जो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से ही ये सब एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब बड़ा सवाल ये है सर कि क्या मतलब, ये ठीक है आप सही कह रहे हैं कि 2, 4, 6 महीने और 1 साल का आउटलुक देना थोड़ा मुश्किल है, ख़ासतौर से करंट सिनारियो में, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों से जब हमने सवाल पूछा और इसको लेकर के हमने सोशल मीडिया पे जब डाला तो सबका एक ही सवाल था कि क्या साल के अंत तक 1 लाख रुपए का भाव होगा, या फिर 1 लाख रुपए तक का भाव कब तक होगा? तो इसका उत्तर क्या आप देना पसंद करेंगे? सी गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल एसेट क्लास है। अगर रिसेशन रिस्क बढ़ता है तो उस केस में गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ने की उम्मीद है। हम 1 लाख से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 10-12% बढ़ेगा यहाँ से, वहां पे भी आपको 1 लाख आ जाएगा। सो 1 लाख तक पहुंचना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में 10-12% एनुअलाइज रिटर्न देते हैं। बट ये भी जानने की जरूरत है कि एक इलोंगेटेड पीरियड में गोल्ड साइडवेज भी चला जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि 2012 से लेके 2019 के बीच में गोल्ड का रिटर्न लगभग 0 के आसपास था, और उसके बाद लास्ट 5 साल में गोल्ड 3-4 गुना हो गया। तो एक फेजेस में रिटर्न आता है, ये स्टडी एसेट क्लास नहीं है। जैसे कि इक्विटी और फिक्स इनकम जब हम देखते हैं तो वो ज़्यादा स्टडी एसेट क्लास है, बिकॉज उसमें आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होता है, आपको कंपनीज जो है उनका प्रॉफिट ग्रोथ होता है ईयर ऑन ईयर, उससे आपको लॉन्ग टर्म में स्टडी रिटर्न्स आने की उम्मीद रहती है, जबकि गोल्ड ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट क्लास है। तो मैं इन्वेस्टर्स को एडवाइस करूंगा कि आप गोल्ड को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के रूप में देखें, ना कि नियर टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रूप में। लेकिन अब आज कल जो है लोगों की एक तरीके से आदत ख़राब हो गई, इक्विटी से ज़्यादा बेहतर रिटर्न जो है वो गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया। बहुत लोगों ने ट्रेडिंग के करके भी काफ़ी पैसे बनाए गोल्ड के अंदर, तो एक आदत लगी हुई है। अभी क्या सलाह रही, क्या इन लेवल्स पे आने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता है, या फिर जो लोग पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो क्या गोल्ड की तरफ ही जाएं, या फिर सिल्वर ज़्यादा बेटर लग रहा है करंट सिनेरियो को देखते हुए? स्ट्रेटजी कैसे बनाएं सर बुलियन को लेकर के, बुलियन मार्केट को लेकर? अगर हम देखें गोल्ड और सिल्वर के बीच में, तो गोल्ड जो है वो प्रीशियस मेटल है और एक सेफ हेवन के द्वारा देखा जाता है, जबकि सिल्वर का यूज 50% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है और 50% हाउस होल्ड और ज्वेलरी और
इन द सेंस यूटेंसिल्स के रूप में यूज किया जाता है। सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूजेज है वो काफी बढ़ने वाला है। जैसे अब अगर हम जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उसमें सिल्वर का काफी यूज होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ये सब इंडस्ट्रीज में सिल्वर का यूजेस काफी ज्यादा है। और नियर टर्म इन द सेंस मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक है ये सब इंडस्ट्रीज का, वो भी काफी स्ट्रांग है। तो वैसा देखते हुए सिल्वर जो है एसेट क्लास, उसका भी काफी अच्छा पोटेंशियल है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बिकॉज गोल्ड है वो सेफ हेवन है, जबकि सिल्वर आपका इंडस्ट्रियल यूजेस की वजह से उसका डिमांड भी काफी बढ़ने की उम्मीद है। सो आप दोनों ही एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर। दोनों का यूजेस डिफरेंट है, इसलिए जो रिटर्न्स आउटकम है वो भी काफी डिफरेंट हो सकता है, बट दोनों ही अच्छे एसेट क्लास है। ज़्यादा पैसे कहाँ लगाएं सर? मतलब अगर 100 रुपये हैं तो गोल्ड में कितना लगाएं और सिल्वर में कितना लगाएं? जैसे कि हम देखें जनरली लॉन्ग टर्म में जब जब सिल्वर प्राइस गोल्ड प्राइस के 1% के आसपास होता है तो वहां से सिल्वर में काफी अच्छा रिकवरी आने की उम्मीद रहती है। तो अभी भी लगभग जो पर केजी गोल्ड प्राइस और पर केजी सिल्वर प्राइस है वो लगभग सिल्वर प्राइस 1% के आसपास है गोल्ड प्राइस। और जनरली लॉन्ग टर्म अगर लास्ट 10-20-30 साल का अगर आप डेटा देखें 1% के आसपास होने के बाद सिल्वर जनरली आउट परफॉर्मेंस का उम्मीद ज्यादा रहता है सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले में। तो वैसा देखते हुए आप सिल्वर को भी प्रेफर कर सकते हैं ओवर गोल्ड, बट बिकॉज दोनों का यूजेस डिफरेंट है तो आपको दोनों ही एसेट क्लास में थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ठीक सर। बहुत सारे दर्शक सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखना चाहिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के रूप में देखना चाहिए। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अगर एक शॉर्ट टर्म पे एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर कल को जो ट्रेड वॉर को लेकर के या टैरिफ वॉर को लेकर के जो सिचुएशन है वो कूल ऑफ होती है, हालांकि ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं, और कूल ऑफ होती है, कोई बीच का रास्ता निकलता है, जैसे अभी 90 दिन का समय मिल गया आगे चल कर के कई देशों से बात होकर के, और ऐसा लगता है कि रिसेशन का खतरा टल गया, तो क्या एक बड़ी बिकवाली, एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या एक बड़ी सेलिंग क्या गोल्ड में देखने को मिल सकती है? क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली, जैसा आप कह रहे थे कि काफ़ी शानदार रैली एक बार आ चुकी है गोल्ड के अंदर। लास्ट 1 ईयर का जो गोल्ड में रैली है दैट इज मतलब प्राइमरी जो है उसका है कि सेंट्रल बैंक्स जो काफी गोल्ड में बाइंग हुई है सेंट्रल बैंक्स का लास्ट 12 से 18 महीना में। और इसका बाइंग होने की 2-3 रीजन है। पहला, जो ग्लोबली रिसेशन रिस्क बढ़ा है, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस अगर वर्ल्ड हम देखें काफी कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो और उसके साथ साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से भी लोगों को थोड़ा अनसर्टेनिटी है कि इन द सेंस जनरली पॉलिसीज इतनी स्टडी और वेल आर्टिकुलेटेड नहीं है। तो वैसे टाइम पे लोगों को सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ती है वैसे टाइम पे अगर आपका गोल्ड रिजर्व काफी अच्छा है तो आपको जनरली इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाती है, जैसे कि हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर भी देखा हमने। तो वैसे टाइम पे भी जनरली गोल्ड में काफी रैली होने की उम्मीद है। तो वो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क सिनेरियो है वो सर्टेनली अगर हम बात करें आज के टर्म पे वो काफी बड़ा है, आज से 5-10 साल मुकाबले में काफी बढ़ रहा है। सो ये अनसर्टेनिटी की वजह से सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड बाइंग काफी बड़ा है और वो जनरली लंपी होता है, वो स्टडी नहीं होता है। वो सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हैं। सो वो जानना काफी डिफिकल्ट है, बट जनरली जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने की वजह से, ग्लोबल रिसेशन बढ़ने की वजह से जनरली गोल्ड का आउटलुक है नियर टू मीडियम टर्म काफी अच्छा रहने की उम्मीद है। ठीक है सर, गोल्ड का आउटलुक अच्छा है, गोल्ड का आउटलुक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये आज की बातचीत का हिस्से का एक बड़ी बात निकल करके आई है। उम्मीद करें सर इस साल के अंत तक, आपने कहा जैसा कि 10% की दूरी रह गई है, तो 1 लाख हो जाएगा क्या? सो मेरा मानना है कि स्टडी नहीं आएगा, बट 10% बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जैसे कि आप हमने देखा लास्ट 1 ईयर में लगभग 40% का तेजी आई है। तो नियर टर्म प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी डिफिकल्ट है। सो मैं आपको नियर टर्म कुछ भी आउटलुक देने से थोड़ा डिफर करूंगा, बट जनरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के रूप में आपको देखना चाहिए गोल्ड को, रादर देन जस्ट इन्वेस्टिंग इन सिंगल गोल्ड। ठीक है सर। श्रवण सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए गोल्ड ETF का क्या महत्व है, गोल्ड ETF में निवेश कितना सुरक्षित है, और ख़ासतौर से मौजूदा सिनेरियो में जबकि इक्विटी में बड़े नुकसान हो रहे हैं लोगों को, ऐसे में गोल्ड एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नमस्कार सर आपको एक बार फिर से आज धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सोना ज़रूरी है, सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, खासतौर से मौजूदा परिस्थिति में जो बहुत सारे विकल्प है उसमें गोल्ड ETF जो है एक काफ़ी सुरक्षित विकल्प है। कम से कम यहाँ पर
कोई धोखा होने की, प्राइस को लेकर के आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, अनिश्चितता कोई नहीं रहती है। आपको सिर्फ खरीदना है और बाकी काम जो है वो म्यूचुअल फंड के ऊपर छोड़ दीजिए आप। तो गोल्ड ETF एक सुरक्षित निवेश है जो आज की बातचीत का सार निकल के आया है। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बने रहिए बोनस के साथ। नमस्कार।